हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम आपकी बात कर चुके थे लॉज ऑफ मोशन की, जिसमें हमने तीन लॉज बात करी थी न्यूटन्स के तीन लॉ की। आपके जो तीन लॉ थे, फर्स्ट लॉ था आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ था आपका F इज इक्वल टू ma, और थर्ड लॉ था इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला। ठीक, जिसके अंदर हमने एक बुक रखी थी, बुक को दबाया था, टेबल से अर्थ पे फोर्स लगा था, फिर रिएक्शन फोर्स लगा था अपवर्ड की साइड। ठीक, आज एक काम करना आप लोगों को कि इनका अपन एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ठीक, तीनों के कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड टर्म्स डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अपन ने नाम दिया था क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका स्टेटमेंट क्या था कि अ बॉडी टेंड्स टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट until and unless an external unbalanced force is applied on it। जब तक बॉडी पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा तब तक बॉडी उसकी स्टेट में ही रहना चाहती है। या तो चल रही होगी तो चलते हुए, और रुकी हुई होगी तो रेस्ट होगी तो रेस्ट में रहना चाहती है। तो यहाँ पर हमारे पास इसको हमने क्या बोला? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोला? क्योंकि इनर्शिया का मतलब क्या होता है? जो हम डेफिनेशन बोल रहे हैं उसका मतलब इनर्शिया होता है बॉडी की उसी स्टेट में रहने की जो टेंडेंसी होती है। बॉडी की उसकी स्टेट में रहने की जो टेंडेंसी होती है उसको बोला जाता है क्या? इनर्शिया। ठीक, अब इनर्शिया के साथ एक टर्म और आती है, इनर्शिया एंड मास। इसका रिलेशन क्या होता है कि जिस बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा, जिस बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा वो उसका उतना ज़्यादा ही क्या होगा? इनर्शिया होगा। ज़्यादा मास होगा तो ज़्यादा इनर्शिया होगा। मतलब कि इनर्शिया क्या है कि उसकी स्टेट में रहने की टेंडेंसी। तो जिसका मास ज़्यादा होगा ना वो ज़्यादा देर तक उसकी स्टेट में रहती है। फॉर एग्जांपल, एक फोर व्हीलर ली आपने, कार ली, एक आप ले लो ट्रेन। कार में आप ब्रेक लगाओगे तो हार्डली 2 से 3 सेकंड लगते हो, गाड़ी रुक जाती है। यहीं पे अगर आप ट्रेन में ब्रेक लगाते हो तो ट्रेन को आपने देखा कितनी देर तक ब्रेक लगाना पड़ता है, तब जाके गाड़ी रुकती है। स्टेशन आने वाला होता है ना तो इंजन स्टेशन घुसने से पहले ही है ना ब्रेक लगाता है, और एंड होते होते क्या होती है? गाड़ी रुकती है। उसका क्योंकि मास इतना ज़्यादा है कि उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है कि वो गाड़ी क्या, ट्रेन क्या रहना चाहती है? उसकी मोशन में रहना चाहती है। अगर अचानक से ब्रेक लगा दी जाए और गाड़ी को वहीं रोक दिया जाए ना इंजन से, तो कुछ नहीं होगा। पीछे से जो कोच थे, पीछे कोच आके और एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे? टकरा जाएंगे, सारे भिड़ जाएंगे। आधे से ज़्यादा ऑपरेशन उसी तरह कारण से होते हैं कि अचानक कोई आगे आ गया, अचानक उसने पावर ब्रेक लगाया इंजन के ड्राइवर ने, और पीछे के इंजन डिब्बे क्या हो जाते हैं? 1-2 डिब्बे आके उसके अंदर घुस जाते हैं। ठीक, तो जितना ज़्यादा मास होता है उतना ज़्यादा क्या होता है? इनर्शिया। मतलब बॉडी उसी स्टेट में रहने की कोशिश करती है। अगर जैसा बाइक है तो बाइक में हार्डली 1 सेकंड लगता है, आपकी गाड़ी रुक जाती है। आप अगर कुछ ज़्यादा स्पीड में हो तो बात अलग है। ठीक, सिमिलरली कार के अंदर कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप ट्रेन लोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, प्लेन लोगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। बेसिकली जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसको क्या लगने वाला है? उसकी स्टेट चेंज करने में टाइम लगेगा। जैसे कि आपकी गाड़ी है तो एकदम से स्पीड पकड़ लेती है, स्कूटी पैप है तो एकदम से स्पीड पकड़ती है, बाइक है वो भी पकड़ लेती है, आपकी जो कार है वो भी थोड़ी थोड़ी करके स्पीड पकड़ लेती है एकदम से, ट्रेन है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, एरोप्लेन है उसको और ज़्यादा टाइम लगता है। तो जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा उसको स्टेट चेंज करने में टाइम लगेगा। ठीक, तो उसका उतना ज़्यादा क्या होता है? इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, और जितना कम टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा स्टेट चेंज करने में, उतना ज़्यादा क्या होगा? उसका इनर्शिया होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि फोर व्हीलर के कंपेयर में जो ट्रेन होती है वो ज़्यादा इनर्शिया शो करेगी, ट्रेन के कंपेयर में एरोप्लेन ज़्यादा इनर्शिया शो करेगा, एंड सो। ठीक, तो ये होता है इनर्शिया एंड मास। अब चलते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ। न्यूटन्स के सेकंड लॉ में हमने बात करी कि F इक्वल्स टू क्या होता है? लेकिन यह कहाँ से आता है? ये आता है मोमेंटम से। अब आप बोलोगे मोमेंटम क्या है? ये नई बला आ गई। ये नई बला क्या है? ये एक टाइप की प्रॉपर्टी, जैसे इनर्शिया भी एक टाइप की प्रॉपर्टी थी, उसी टाइप से मोमेंटम भी क्या है? एक टाइप की प्रॉपर्टी। किस टाइप की प्रॉपर्टी? ये बॉडी के अंदर की, आप यूँ मान लो कि एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि गाड़ी चल रही थी, उसका कुछ मास होगा, उसकी वो कुछ स्पीड से भी चल रही होगी। ठीक, अब वो आगे जाके किसी में टकराई, तो टकराने के बाद क्या क्या सीन पॉसिबल है कि या तो टकराने के बाद आगे वाले को कचंबा बना दे, उसको धक्का दे दे, वो आगे चली जाए आगे वाली गाड़ी, या वो खुद वहीं पर रुक जाए। ठीक, ये सब पॉसिबल है। तो ये सब किस पे डिपेंड करेगा? उसके मोमेंटम। जैसे कि यो बाइक है, उसका मास कम होता है, वेलोसिटी भी एक लिमिटेड होती है। अगर वो कहीं पे जाके टकराएगी तो उस आगे वाली चीज़ को इम्पैक्ट नहीं करेगी, वो खुद चुकना शुरू हो जाती है, उसको खुद इम्पैक्टेड हो जाती है ना, यानी उसका मोमेंटम क्या होता है? कम होता है।
पर यहीं पे अगर आप फोर व्हीलर लोगे, फोर व्हीलर अगर टू व्हीलर में टकराती है तो फोर व्हीलर में थोड़ा बहुत डैमेज होता है, लेकिन ज़्यादा चोट किसको आती है? टू व्हीलर को। क्यों? क्योंकि टू व्हीलर का मास कम है और वेलोसिटी लिमिटेड है। यहीं पर फोर व्हीलर का मास ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा, तो उसका मोमेंटम क्या होता है? ज़्यादा। मतलब मोमेंटम क्या है? प्रॉपर्टी है, उसका इम्पैक्ट को बता रही है कि जब उसका अगर किसी कॉलिजन होगा तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है, या उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक, इस टाइप की प्रॉपर्टी है। जो फोर्स होता है ना, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सॉरी, रेट ऑफ चेंज, मोमेंटम में चेंज का रेट। मोमेंटम क्या होता है? मैंने बोला आपको मास और वेलोसिटी में डिपेंड करता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, मोमेंटम को डिनोट किया जाता है स्मॉल p से। ठीक, मास है यूनिट केजी, वेलोसिटी है यूनिट मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगी? मोमेंटम की एसआई यूनिट। मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या हो गई? केजी मीटर पर सेकेंड। अब अपन ने क्या बोला? चेंज इन मोमेंट। कोई बॉडी थी पहले यू वेलोसिटी से चल रही थी इनिशियल टाइम पे, उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? तो इनिशियली उसमें मोमेंटम कितना था? एम यू, और फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा? एम वी। वेलोसिटी चेंज होने से उसका मास चेंज नहीं होता। ठीक, तो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम कितना चेंज हुआ? एम यू माइनस एम वी, या इसको ही लिख लें फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि बाद में अपन ये केस कंसिडर कर रहे हैं कि वेलोसिटी बढ़ी है। ठीक, तो एम वी माइनस एम यू, ये तो क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम। अपन ने फोर्स क्या बोला? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट, जहाँ पे भी रेट आता है मतलब कितनी स्पीड से चेंज हो रही है, यानी कितने टाइम में चेंज हो रही है, तो वहाँ क्या करते हैं? टाइम से डिवाइड कर देते हैं कि एक सेकंड में कितनी चेंज हो रही है वो पता करने की कोशिश करते। सपोज 5 मिनट में इतनी चेंज हुई, तो 1 मिनट में कितनी हुई थी? तो 5 से डिवाइड करा देंगे, है ना। तो t टाइम्स क्या करा दिया? डिवाइड। फिर m कॉमन, तो v माइनस यू अपॉन टी। अब ये देखो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये क्या कराता है? एक्सेलरेशन, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो और ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स के। यानी क्या हो जाएगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये। यानी वापस से बात वही आ गई जो कल आई थी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और कांस्टेंट लगेगा तो क्या आ जाएगा? के एम ए, और फ्रिक्शन लेस सरफेस के लिए क्या जाएगा? एफ इज इक्वल टू एम। ठीक, तो ये होता है क्या? मोमेंटम और इसका रेट ऑफ चेंज। मोमेंटम से रिलेटेड नेक्स्ट टर्म आती है अपने पास में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो बॉडी है, कोई भी जो बॉडी है, उसका जो मोमेंटम होता है ना, वो कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब क्या है कि उसका जो मोमेंटम है वो उसके अंदर मतलब एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है एक फॉर्म चेंज करके। फॉर्म चेंज करके कैसे? जैसे कि एक बॉडी थी, एक में दो बॉडी लेते हैं अपन, बॉडी 1 बॉडी 2। ठीक, ये चल रही थी कुछ v1 वेलोसिटी से, ये चल रही थी v2 वेलोसिटी से। इसका मास था m1, इसका मास था m2। इसका मोमेंटम कितना होगा? m1 v1, ये इधर चल रही थी, ये भी इधर चल रही थी। ठीक, इसका मोमेंटम कितना होगा? m काम करो, पहले इनिशियल ले रहे अपन, तो इसको u1 और u2 ले लो इनिशियल केस। तो इसका मास मोमेंटम m1 u1, इसका मोमेंटम m2 u2, टोटल मोमेंटम इन दोनों का सब। ठीक है, एक क्लोज सिस्टम चल रहा है ना। क्लोज सिस्टम मतलब कि यहाँ पे जो भी होगा वो यहीं के अंदर ही होगा, बाहर कहीं नहीं जाएगा। ठीक, तो m1 u1 प्लस m2 u2 क्या हो गई? इनिशियल मोमेंटम। अब थोड़े टाइम बाद दोनों जाके आपस में टकरा गए, ये m1 मास, ये m2 मास। अब जब ये दोनों टकराइए तो इनकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आएगा। वेलोसिटी में चेंज कैसे आएगा कि ये जब टकराएगी तो किसी की वेलोसिटी कम होगी, किसी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, हो सकता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाने लग जाए, डिपेंड करता है। ठीक, वो बॉडी के नेचर पे डिपेंड करेगा कि बॉडी का मटेरियल क्या है, उसका नेचर क्या है, उस सब पे, उसकी स्ट्रेंथ के, सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो वो अपने काम का नहीं है। ठीक, मैंने ये माना कि टकराने के बाद ये चलने लग गए वापस से, और इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई क्या? v2। ठीक, तो अब जो टकराने के बाद आफ्टर कॉलिजन, ठीक है, ये बिफोर कॉलिजन या आफ्टर कॉलिजन, तो आफ्टर कॉलिजन जो मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा? m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक,
इसका मोमेंटम m1v1, इसका मोमेंटम m2v2, दोनों का एडिशन टोटल सिस्टम का मोमेंटम। ये मोमेंटम हमेशा क्या होता है, कंजर्व। जितना यहाँ से चलने से पहले था उतना ही यहाँ पे होता है, ठीक है, कॉलिजन के बाद। हाँ, हो सकता है इसकी वेलोसिटी इसमें चली जाए, इसकी वेलोसिटी इसमें आ जाए, कोई एनर्जी गेन करेगा, कोई एनर्जी लॉस करेगा, ठीक। तो ये क्या कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक। अब इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल कंडीशंस आ जाती है जिसके कारण से कंजर्वेशन रहता नहीं है। जैसे कि इसमें जब ये कोई दो चीज़ टकराती है तो इसमें से क्या होता है, एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी जैसे कि कोई दो चीज़ टकराई तो आप उसको टकराने के बाद देखना वो क्या होती है, गर्म हो जाती है, ठीक। तो ये क्या होता है, हीट है, हीट लॉस हुआ, उसकी एनर्जी का फॉर्म है। बहुत डीप की बातें हैं, हमारे काम की नहीं है। अभी काम की बात क्या है कि मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। क्लोज सिस्टम में मोमेंटम कंजर्व होता है। इन अ क्लोज सिस्टम मोमेंटम यूज्ड टू बी कंजर्व एज m1u1 plus m2u2 is equals to m1v1 plus m2v2। अगर नंबर ऑफ बॉडीज होगी तो क्या आ जाएगा, n नंबर ऑफ बॉडीज थी तो mn un तक ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी डेट डैश mn vn तक ऐड हो जाएगा। 2 बॉडी, 3 बॉडी, 5 बॉडी, 10 बॉडी जितनी भी होगी उन सबका, ठीक, वो सब ऐड हो जाएगा। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक। अब थर्ड लॉ पे चलते हैं, न्यूटन्स का। थर्ड लॉ क्या था, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसका एग्जांपल देते हैं। जैसे फायरिंग करते हुए देखा आपने, जब भी कोई फायरिंग करता है ना, पिस्तौल को यूँ देखिए, और जब फायरिंग करते हैं तो जैसे ही फायर करते हैं, ट्रिगर करते हैं, ट्रिगर करती गोली तो आगे जाती है और एकदम से हाथ जो होता है ना वो पीछे की साइड आता है। या फिर कभी शोल्डर पे लेके जो बड़ी बड़ी राइफल्स वगैरह होती है उसको शोल्डर पे लेके शूट करते हैं ना, तो जैसे ही शूट करते हैं तो यहाँ पे कंधे पे एक जर्क आता है। जर्क मतलब कि धक्का आता है एकदम से। क्यों, क्या होता है, जैसे आपकी गोली बाहर निकली, बहुत हाई वेलोसिटी से निकलती है, तो जब गोली बाहर निकलती है ना तो वो क्या करती है, पिस्तौल के पीछे फेंकती है। गोली तो आगे निकली तो पिस्तौल पे क्या करती है, गोली आगे जा रही है तो वो आगे फोर्स लगाएगा, इसलिए जा रही है। तो वो एक पिस्तौल पे फोर्स लगाती है पीछे की साइड, जिसके कारण से जो पिस्तौल होती है, राइफल जो भी है, वो क्या होती है, पीछे की तरफ धक्का देती है। और वो कहीं पे, आपके शोल्डर पे, तो वो धक्का कहीं पे आता है, आपके शोल्डर पे आता है, ठीक। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, इसका आपका, ठीक। एक एग्जाम्पल और लेना चाहो तो आप ये ले सकते हो कि सपोज आपने पत्थर लिया और पत्थर फेंका, या क्रिकेट खेलते हो बॉल फेंकते हो। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्रिकेट खेलते हो आप बॉल फेंकते हो, बैट से शॉट मारते हो, तो कभी कभी होता है कि हाथ में एकदम से झटका भी आ जाता है। उसका कारण यही होता है, जैसे ही आपने हाथ घुमा के बॉल फेंकी, हाथ से आपने प्रेशर लगाया किस पे, बॉल पे, तो बॉल को जब जाना था उस पर फोर्स लगा, तो उसने इक्वल फोर्स लगाया आपके हाथ पे, और वो हाथ आपका कंधे पे जॉइंट था, है ना। क्योंकि मेन जो फोर्स लगता है क्रिकेट में, चाहे आप बैटिंग के टाइम लगाओ या बॉलिंग के टाइम, वो शोल्डर से ही लगता है। तो यहाँ पे क्या आता है, आपके एक जर्क आता है, झटका आता है, ठीक। इसलिए आपका हाथ कभी एकदम से ना, एकदम से पूरा यूँ नीचे लग जाता है, ठीक, क्योंकि वो उस फोर्स को क्या करता है, बैलेंस करता है। वो प्लस इनर्शिया भी काम करता है यहाँ पे। सिमिलरली जब आप शॉट मारते हो, तो जैसे ही शॉट मारते हो तब भी आपके कंधे पे, जैसे आप बैट से शॉट मारते हो हाई पावर से, तो आपका बैट हल्का सा पीछे हो जाता है शॉट मारने के बाद। क्यों होता है, क्योंकि जैसे आपने बैट से बॉल पे प्रेशर लगाया, बॉल ने वापस प्रेशर लगाया किस पे, बैट पे, वापस से फोर्स लगाया बैट पे, इसलिए बैट हल्का सा क्या हो जाता है, पीछे की साइड जाता है, ठीक। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ न्यूटन्स का थर्ड लॉ, ठीक। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे। थैंक यू।